ये कोई खारजी एजेंडा लेके पाकिस्तान में आया था जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मैं इस वक्त बड़े पुरजोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा, सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी शरंगेजी को अब हमेशा के लिए ख़त्म करें। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आ चुका है। अब वो सिर्फ एक मुलजिम नहीं, अब वो एक मुजरिम करार दिया जा रहा है। इमरान खान खुद हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हो, इनको तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पार्टी के ओहदे से भी और मुल्क की सदारत से भी। PTI के ओहदेदारान अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए। वज़ीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया। पहले एक फैसला दिया, रेफरेंस गवर्नमेंट को भिजवाए जाने का जिक्र नहीं था। दूसरे फैसले में 1.5 लाइन ऐड करके वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। हुकूमत तो इंशाल्लाह हमने भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। आखिरी सिर्फ हमारे टच है, एक डेट हम फैसला कर रहे हैं कि किस दिन हम हुकूमत को ये कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे कि ये हुकूमत अपने घुटनों पे उठे। रेड जोन में या इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी ना इजाज़त है और ना ही जो है वो किसी को अलाउ किया जाएगा। और अगर किसी ने अपने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की या वायलेंस की, सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। कैबिनेट का कल डिसीजन होने जा रहा है, बुनियादी फैसले होंगे और उसके मुताबिक जो है वो फर्दर प्रोसीड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूं। PDM की भारी भरकम जमातों के बड़े इजलास में बड़े भारी फैसले हुए हैं, लेकिन इतने भारी फैसलों के ऐलान के लिए मौलाना साहब अकेले ही सामने आए। ना ही नून लीग, ना ही पीपल्स पार्टी की क़यादत साथ आई। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक PDM ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान और दीगर सीनियर रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जाएंगे। मौलाना तो कहते हैं कि फौरी गिरफ्तारियां भी हो जानी चाहिए, लेकिन मौलाना का इजलास के बाद भी मीडिया के सामने हुकूमत को ये मशवरा देना बता रहा है कि हुकूमत में इमरान खान को गिरफ्तार करने की सकत नहीं है। एक तरफ हुकूमत जनाबे वाला बड़े एग्रेसिव मूड में है, तो इमरान खान साहब दुआएं मांगने बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुँच गए हैं। MQM बाप पार्टी चौधरी शुजात हुसैन की खामोशी, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस की हिमायत करेंगे। PDM और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब से सवाल है, आप तो कहते थे कि इमरान खान किसी बैरूनी एजेंडे पर पाकिस्तान तबाह करने आया था, लेकिन आप ये नहीं कहते थे कि इसे पिंडी ने सेलेक्ट किया है, तो वो फिर किसकी मदद से और किसके एजेंडे पर था। यकीनन वहाँ तक जाने में तो हुकूमत के पाँव जलेंगे। बहरहाल तहरीक इंसाफ अब भी हुकूमत का ख्वाब देख रही है, अदम एतमाद लाने का ऐलान कर रहे हैं, और साथ ही कल इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़े एहतजाज की तैयारी भी है। लेकिन हुकूमत ने रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है, यानी आज़ादी मार्च वाले मनाजर हमें कल भी नजर आएंगे। तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर रिएक्शन देते हुए इलेक्शन कमीशन ने उसे गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुकूमत से सिक्योरिटी मांगते हुए कहा है कि उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। साथ ही पंजाब में नाज़रीन एक बड़ी ताज्जुब अंगेज सूरत हाल है। इमरान खान की फाइनल करदा 18 रुकनी कैबिनेट में काफ लीग का कोई वजीर शामिल ही नहीं है। तो क्या इमरान खान ने परवेज़ इलाही को भी बुज़दार साहब की तरह डमी वज़ीर आला बनाने का फैसला किया है? इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए थोड़ी देर में मुझे चौधरी सालिक साहब ज्वाइन करेंगे, चौधरी शुजात अली के साहबजादे। इसके साथ साथ अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। अकबर एस बाबर साहब भी आज मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अजहर साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो सर ज़रा मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, ये जो हुकूमत की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं उस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रिएक्शन देगी? क्योंकि एक फैसला जो कि कल आ गया, कल फैसला आ जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आगाज़ में तो उसे कहा गया कि ये हमारे मौक़िफ़ की फ़तह है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस केस की परतें खुल रही हैं तो फिर शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के ज़रिए ही अब मज़ीद दबाव और मज़ीद प्रेशर डालना चाह रही है। और अभी थोड़ी देर पहले चौधरी राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, जो इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है वो है क्योंकि रेड जोन में, और रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो जगह मुख्तस की हुई है वहाँ आएँ, उनका आईनी हक़ है, एहतजाज करें आकर, लेकिन रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर एजिटेशन की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाती है तो फिर उस पर हुकूमत का रिएक्शन क्या होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
क्या मज़ीद अब फैसले लेने जा रही है या मज़ीद क्या करने जा रही है इन तमाम चीज़ों पर, कि जहां पर हुकूमत की जानिब से रेफरेंस फाइल करने की भी बात की जा रही है, फ़ैसला हो गया है, कल की मीटिंग के बाद नाम ECL में डालने की भी बात हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि वो सारी इत्तेहादी जमातें जो आज से 4 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थीं और फिर उसके बाद मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बन गई, क्या वो सारी जमातें अब इस बात पर हुकूमत का साथ देंगी, नाम ECL में डालने पर हुकूमत का साथ देंगी? ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी अभी तस्करा कर रही थी मैं, वो आज आए, बैठे, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है, नाम ECL में डालने की बात हो रही है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा तो सही कि गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए और गिरफ्तार फ़ौरन करना चाहिए, लेकिन उनके अंदाज से महसूस ऐसा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को। शायद हुकूमत इस मूड में इस वक्त दिखाई नहीं देती है, अगर मूड उनका हो भी तो शायद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राउंड पर वो इस वक्त वीक हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अजहर सिद्दीक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है, PTI के वकील हैं। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, जो हुकूमत की जानिब से आप लोगों के एहतजाज के लिए कहा जा रहा है सर कि अगर आप रेड जोन में आते हैं तो वार्न कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनको भी, कारकुनान को भी, कि जो मुख्तलिफ जगह दी हुई है वहाँ पर आएँ, पुरअमन एहतजाज करें। क्या मूड है सर PTI का? बहुत शुक्रिया। ये तो बुनियादी तौर पर फैसला करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, लेकिन मैं 2-3 चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप अंदाजा लगाएं कि मौजूदा हुकूमत को ये सब पता था कि क्या होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, यानी अभी तो कोई डेलिब्रेशन ही, उन्होंने फैसले सारे पहले ही कर लिए। यानी ECL में नाम डालना, अगर आप ECL में तारीख उठाकर देखें पिछले दिनों, आपको पता है कि ECL के अंदर से नाम सारे निकाल दिए, जो करप्ट थे, जो अदालतों में सजाएं के करीब थे, अदालतों, वो सारे निकाल दिए। आज किस मुंह से इन लोगों के नाम आप ECL में लगाएंगे कि जब आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी तरफ रेफरेंस फाइल होने की बारी, ओ भाई अभी तो फिलहाल आपने बैठ के डेलिब्रेशन करनी है, वक़्फ़ लेना है, वक़्फ़ लेकर आपने सुनना है, फिर आइन के आर्टिकल 17 के तहत डेक्लेरेशन देनी है। और ये मैं बताता चलूं आपको, इलेक्शन कमीशन का फैसले से मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूं बदनीति है यहाँ इस हद तक है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 6 की हद तक था। आर्टिकल 6 में सिर्फ और सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग का डिसाइड करना था और पैसे कन्फिस्केट होने थे। सिर्फ इतनी जुरिसडिक्शन थी जो कि कंप्लेंट अंडर आर्टिकल 6 थी। कंप्लेंट फॉरेन एडेड पार्टी या सम ऑफ दी अब जो अमाउंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। आप उठाकर देख लें कंप्लेंट, सारा फैसला पढ़ लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज करता हुआ इस हद तक चला गया जो उसकी डोमेन नहीं थी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप जो ये काम उन्होंने किया है, भाई इसके लिए तो प्रोसीडिंग ही नहीं थी। अगर आपने ऐसी कोई प्रोसीडिंग करनी थी तो आपको पहले शोकाज देना चाहिए था, शोकाज दे के वजाहत लेनी चाहिए थी। आपने पूरी दुनिया में लोगों को देख लिया, उन्होंने जिनको कहा गया कि जनाब ये नॉन पाकिस्तानी, उन्होंने आगे बता दिया कि भाई हम ड्यूल नेशनल है पर पाकिस्तानी है। किसी का मियाँ अगर पाकिस्तानी है, बीवी उसकी इंडियन है, तो भाई वो तो इंडियन ही पाकिस्तानी तस्वर होगा। और हर कोई ये ओन कर रहा है कि उन्होंने फंड दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए। 351 कंपनीज हैं, आप ये कह रहे हैं कि 351 कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तानियों ने फंड किए और वो सारे के सारे पाकिस्तानी, उन्होंने आकर ये बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि जी ये तो हम थे, ये हमें गलत फॉरेन फंडिंग हमारे नाम डाले गए उसमें। अच्छा देखे ना, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता था या इलेक्शन कमीशन के ज़हन में था कि ये गैर मुल्की हैं, क्या उनको नोटिस जारी किया? आर्टिकल 10, यानी आपने उन लोगों पे इल्जाम लगा दिया कि आप गैर पाकिस्तानी हैं। आपने ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की बैकबोन है उन पे सिर्फ सजा दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, उनको वोट का हक पहले ले लिया गया। मुझे ये बता दें कि आप ये कह रहे हैं ये जो 351 कंपनीज हैं ये सारी की सारी फॉल्स हैं सर आपके मुताबिक? देखिए मैं आज करता चलूँ आपको, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फंड जो आने हैं वो आर्टिकल 6 में यही लिखा है कि वो इंडिविजुअल की तरफ से आने हैं। सवाल है कि उसको खाली आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, उसको आप आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यानी अगर किसी ने, यानी ये मेंबर नहीं है, कहीं इसमें से मेंबर नहीं है,
उन्होंने जो पैसा दिया है आर्टिकल 17 के अंदर सिर्फ उनकी है जो पाकिस्तान की सालमियत और सॉवरेनिटी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। यानी किसी ने अगर पैसे दिए हैं और अभी तक कोई एविडेंस ऐसी है बता दें आप कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई आपने ऐसा का एविडेंस सामने आई और आपने इस्तेमाल किया हो। हम इसे थोड़ा सा आगे अगर चलते हैं, आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अकाउंट फॉर करने हैं। ये नहीं कहा यानी कुछ कह दिया कि भाई आपने फंड अकाउंट डिक्लेयर नहीं किए। भाई अकाउंट कुछ पार्टी लीडर के नाम पर अगर थे तो वो तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, वहां से पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में आया तो वो भी अकाउंट फॉर है और बाकायदा एक एक चीज ऑडिटेड में सारी सामने है। अब जो नई एविडेंस निकाल कर सामने रखी है, ये नई एविडेंस में आपकी बात समझ रही हूँ सर, बर्तानिया से, यूएई से, आइलैंड से, फिनलैंड से, सर जहां जहां से भी पैसे आए, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तब ये जुर्म है, वरना अगर आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको आर्टिकल 17 और मैं बताना चाहूँ ऑर्डर 6 जो है तो फिर तो सर ये ममनूआ फंडिंग की शिक ही नहीं होनी चाहिए ना सर। एक चीज मना है, पाकिस्तान में मुनज़्ज़म नहीं हो सकती तंजीम। मैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो बात कि आइडेंटिफाइड है उन बंदों ने पैसे अगर किसी ने दिए हैं। अच्छा होता क्या, मिसाल को पाकिस्तान के अंदर टैक्स क्रेडिट लेना होता है, यानी मैं अगर हूं तो मैं उसका एडवांटेज लेता हूं कि मैं अगर चैरिटी में किसी पार्टी को मैं देता हूं तो मैं क्लेम करता हूं टैक्स क्रेडिट। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर होता है कि वो कंपनीज के नाम पर अगर पैसे देते हैं तो उन्हें टैक्स क्रेडिट मिलता है, उन्हें सर्टेन एडवांटेजेस मिलते हैं। ये तो हकीकत की बात है। आपने अभी तक एस्टैब्लिश ही नहीं किया, आप रेफरेंस फाइल करने की बातें कर रहे हैं। अभी भाई आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 17 के तहत आपको पहले डिक्लेयर करना है कि ये पार्टी मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। वो तो आपके पास एविडेंस कोई नहीं है, वो तो उल्टा आप लोगों पे इल्जाम है पीटीएम के ऊपर कि उन्होंने बाहर से पैसा लेके पाकिस्तान में गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया है। ये है उसके सबूत हैं आप लोगों के पास, और ये वो सारी बातें हैं। यानी सर सिवाय उस लेटर के जो इमरान खान साहब ने लहराया था, जिसके सिर्फ बात करने के अंदाज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि बात करने का अंदाज गलत था, इसके अलावा कोई और सबूत है इस बात का कि तमाम पार्टीज ने मिलकर और फॉरेन फंडिंग लेकर और फिर आप लोगों की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई है सर? अच्छा यही तो मामला इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है कि उनके अकाउंट्स की भी वेरिफिकेशन सारा करें। उसामा बिन लादेन से आप लोगों ने सारों ने सुन लिया, रहमत शाह अफरीदी का दे लें, लीबिया से पैसे आने का आप सब लोगों को पता है। भाई ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन हेयरिंग शुरू करे, ये सारे एविडेंस वहां पर आएंगी, सारी शहादतें वहां आएंगी, वहां पता चल जाएगा। इन्होंने अच्छा अजय साहब एक चीज और सर, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है साइमन क्लार्क की, इन्होंने बड़े ठीक ठाक इल्जामात लगाए, कह रहे हैं उन्होंने सारे वो ट्रेल, मनी ट्रेल्स देखे, सारे सबूत देखे, और जो इनफैक्ट आरिफ नकवी का हलफनामा है उससे सारी की सारी बातें जो हैं, जो उन्होंने सबूत देखे हैं, वो उससे उसके मुनाफी हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अगर खान साहब सच्चे हैं तो हतक इज्जत का दावा करें। सर कर रही है पीटीआई हतक इज्जत का दावा अखबार पर? सर देखिए मैं फिर अर्ज करता हूं, आई कैरस ये ब्रायन ब्रेविटी की ये किताब है और उसके बैक पेज के ऊपर जो नाम उसका लिखा है ना, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अबराज ग्रुप, उसके बैक पेज पे चले जाएं। If Abraj had been allowed to sell its share in K Electric, Shanghai Electric, Arif Naqvi would be a free man today. There more here than meets the eye. How and why this deal blocked? और ये देखें, ये शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं जब वो किताब लिखी हुई अप्रैल के अंदर, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि सर ये बता देना हतक इज्जत का दावा कर रहे हैं सर, इतनी बड़े इल्जामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने कर रहे हैं सर। सिर्फ ये बता दें, मुझे अगले गेस्ट की तरफ जाना है, सब आप साथ ही मौजूद हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं फिर अर्ज करता चलूं, हद के इज्जत के हवाले से मामला अपनी जगह वो देख रहे हैं। अभी राइट ना हो, सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने एक आजाद और खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से क्या अपने फराइज अंजाम दिए? आर्टिकल 4-5 फॉलो किया, आर्टिकल 10 ने देखा, आप साथ ही मौजूद रहिए अजहर साहब, ठीक है वो सोच रहे हैं, बस ठीक है आप मेरे साथ ही मौजूद रहिए। मैंने आपसे नैब की भी बात करनी है। अकबर एस बाबर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाइनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। सर सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ फैसले को अदालत लेकर जा रही है, क्या आप अब भी सर इस केस की पैरवी जारी रखेंगे? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ज़ाहिर है वो रेमेडी और अपील का तो हक किसी से नहीं लिया जा सकता। वो अपील में जाते हैं और किस फोरम पे जाते हैं, ये उनकी चॉइसेस हैं, वो जो भी चॉइस करें इस हवाले से। जहाँ पे भी जाएंगे हमारा तो यही कोशिश होगी कि हर फोरम पे हम जो कोर्ट हैं या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है उनको फैक्ट्स के हवाले से असिस्ट करें, उनकी मदद करें। और जो बहस अभी हो रही थी उस हवाले से मैं सिर्फ एक नुक्ता आपको बताता चलूँ कि जब ये केस अपने हतमी दलाइल में था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पै दर पे एप्लीकेशंस दी कि ये जो हमारा जवाब है ये खुफिया रखा जाए और तमाम सियासी जमातों का जो फ़ैसला है वो एक साथ किया जाए, उनको क्लब किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन पे वो मुस्तरद हो गया। उसके बाद ये उन्होंने अपील की सिंगल बेंच के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने, और उसका फ़ैसला भी आ गया। उनकी दरख्वास्त ये जो थी ये मुस्तरद हो गई और उस फैसले में उन्होंने 30 दिन की कतगन लगाई थी, अगर आपको याद हो, जो इंट्रा कोर्ट अपील ने सस्पेंड कर दी। लेकिन बाकी जो फैसला है वो आज भी मौजूद है। उस फैसले में वो लिखते हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब कि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है तो फिर इसके बड़े इम्प्लिकेशंस होंगे ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक यानी पार्टी पे बल्कि उसके चेयरमैन पे। और फिर आगे लिखते हैं कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित होती है तो फिर दे शुड फेस द फुल म्यूज़िक, यानी पूरे कानून जितने कानून है वो तमाम फिर इन पे लगने चाहिए। और ये फैसला महफूज है। इसको इन्होंने अपील किया इंट्रो कोर्ट अपील में, और इन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये बायस्ड हैं और ये और वो वगैरह, हम तमाम सियासी जमातों के साथ एक इंसाफ किया जाए, बेशक एक तरह से किया जाए। तो वो फैसला भी आ गया उसमें, सिवाय इसके कि वो 30 डे लिमिट ख़त्म की फैसले की जो उन्होंने दी थी, वो बाकी फ़ैसला कायम रहा। और उस फैसले में, इंट्रा कोर्ट अपील में फैसले में लिखा है कि किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला कि इनके साथ ज्यादती हो रही है या बायस्ड हैं या अनफेयर ट्रीटमेंट है। उन्होंने कहा हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे पूरा एतमाद है कि वो तमाम जमातों से इंसाफ करेंगे। तो ये जो इनके तमाम दावे हैं, देखिए उनकी असली मकसद क्या था कि बिल्कुल ये अदालत के वर्ड्स थे कि इस पे कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन कमीशन पर। सर मैं आपसे सवाल भी ले लीजिए साथ साथ। अकबर साहब, आप सर 8 साल से इस केस को लेकर चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता है तो इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होगी। सर आप इस केस को लेकर चल रहे हैं, आपके ऊपर तो कोई प्रेशर या किसी किस्म की धमकी, कोई दबाव तो नहीं है इस वक्त? अकबर साहब देखिए, मैं तो मेरी हिफाजत तो अल्लाह ताला ही कर रहे हैं। मैं तो किसी किस्म की कोई ऐसी स्पेशल वो नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत पहले जान से मारने की धमकियां मिली थी। पीटीआई के अपने लोगों ने आके मुझे कहा कि आपको कत्ल करने की साजिश हो रही है। मैंने उसको बाकायदा रिकॉर्ड पे लाया। मैंने ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सामने रखा कि जी मेरी जान को ये लोग ये मुझे धमकियाँ, ये हमने दरख्वास्त दी है, चूँकि हमने ये केस किया, ये इतना ताख़ीर हो रहा है तो ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। मेरे इस घर के बाहर क्लाशनिकोव से फायरिंग होती रही है, मेरे गेट के साथ मोटरसाइकिलें आके टकराती रही हैं, तो धमकियां भी मिली हैं और मुकदमे भी मुझ पे 3 किए। एक क्रिमिनल केस किया जिसमें उन्होंने उनके नुमाइंदे ने मुझ पे एक केस किया पीटीआई की तरफ से कि जी ये टीवी पे आके हमारे चेयरमैन के ख़िलाफ़ बोलता है, जिसकी वजह से मोहल्ले में हमारे बहस होती है, इख्तलाफ होता है, लड़ाई होती है, ये लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ये उनका हेल्थ सर्टिफिकेट है, इसका ज़िम्मेदार अकबर एस बाबर है। वहाँ पे मुझे ज़मानत लेनी पड़ी और बाद में मैं सुरखरू हुआ, वो केस डिसमिस कर दिया गया। तो हर किस्म का हरबा जो आप सोच सकती हैं। जब ये केस क्लोज़ होने लगा तो उससे पहले इनके एलजी भी आए। लिटरली जो ऑफर्स की गई मैं बोल नहीं सकता, और शायद किसी वक्त बोलूँगा जब ये बिल्कुल हो जाए। हर किस्म का, तो ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। देखिए आपने अभी बहस के दौरान बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये बेसिकली जो साइमन क्लार्क की जो स्टोरी है उसमें उनका एक और झूठ पकड़ा गया कि इन्होंने एफिडेविट आरिफ नकवी का दिया था कि ये जो $2.1 मिलियन जो उस क्रिकेट कंपनी की तरफ से आए थे, वूटन की तरफ से, वो तमाम पाकिस्तानियों के और किसी पब्लिक कंपनी और उसका नहीं है। जबकि उसने एविडेंस रख दिया कि ये तो अबराज का पैसा था। अब इसका एक और पहलू भी है। देखिए ये जुगतबाजी से ये संजीदा मामलात नहीं होते। इन्होंने पूरे 8 साल यही किया, इधर से उसको ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, 8 साल चलाया। 190 पेशियां हुई हैं स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन में। इन्होंने 9 वकील बदले हैं। इन्होंने कम से कम 50 के करीब तो जेन्युइन मोशंस और दर्जनों एप्लीकेशंस दिए हैं। तो ताखीरी
बजाय इसके कि फोकस करते सीरियस अंदाज में। ये जुगतबाजी से मामला नहीं होते, मामला बहुत संजीदा है। और अब तो जो आर्टिकल 17 है, जो एक हुकूमत को 15 डेज के अंदर अंदर रेफरेंस लेके जाना है, तो अब हुकूमत ये नाअहली के लिए रेफरेंस फाइल करने जा रही है, ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो सर आप भी कुछ इस तरह की दरखास्त करेंगे? क्योंकि कल भी आप कह रहे थे कि अब इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म हो गई है, इनको खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो कोई दरखास्त वगैरह नाअहली के हवाले से लेकर जा रहे हैं आप? देखिए, मैंने जो 8 साल ये केस लड़ा और ये जो पूरी एक मुकाबला था और इसमें बहुत सारे मराहल आए, उतार चढ़ाव है, और देखिए पूरा स्टेट ये बेसिकली एक निज़ाम के सामने निज़ाम से मुकाबला कर रहा था इसमें, वरना 8 साल नहीं लगने चाहिए थे। ये 4-6 महीने का केस था। ऑडिटर्स की टीम बुलाते, अकाउंट्स निकालते, ज़्यादा साल लग जाता 1.5 साल लग जाता, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। तो ये पूरा एक मुहिम था। मेरा एक बड़ा मकसद था कि पाकिस्तान की सियासी तहरीक इंसाफ को एक जो हमने पार्टी जब बनाई, हमने और इमरान खान ने और चंद और लोगों ने बढ़ के उसके लिए मेहनत की, बड़ी कुर्बानियाँ दी, इमरान खान की उसमें बड़ी मेहनत शामिल है। तो ये जब पार्टी हमने परवान चढ़ाई, उसका मकसद था कि हम इसको इदारा बनाएंगे और हम उसको जमहूरी असूलों पे चलाएंगे, उसको अकाउंटेबल करेंगे, वो नर्सरी बनेगी, उसमें कोई लीडरशिप, कोई बादशाहत नहीं होगी। हम हमेशा इमरान खान बरतानिया की मिसालें नहीं देता था, तो बरतानिया में वज़ीर आज़म जो अभी है, जो था बोरिस जॉनसन, उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उसकी अपनी पार्टी के 150 लोगों ने वोट दिया, उसके बावजूद वो जीत गया। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई, फिर भी उसकी अपनी जमात के वजीरों ने इस्तीफे दिए कि नहीं, आप वज़ीर आज़म नहीं रह सकते, हम आपको काबिल कबूल नहीं है। क्यों? उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन के दौरान एक पार्टी की थी। यहाँ पे एक आईनी इदारा फर्द जुर्म आयद कर रहा है और बहुत खौफनाक किस्म के उन पे जो इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं कि उन्होंने गैर मुल्कियों से फंडिंग ली, गैर मुल्की कंपनियों से ली। नहीं, ये एलिगेशन अब नहीं है आफ्टर यस्टरडेज वर्डिक्ट। अब ये फर्द जुर्म है, क्योंकि इसमें कानूनी, आप कहेंगे जी इस पे इन पे सजा क्यों नहीं दी गई? सजा इसलिए नहीं दी गई कि एक कानून का एक तरीक़ेकार है, उसमें ये लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में, जब ये जराइम साबित हो जाएं हुकूमत को जाएगा, फिर हुकूमत इलेक्शन कमीशन में लेकर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, आप मुझे बताइए, व्हाट विल बी योर सर पॉलिटिकल फ्यूचर नाउ? आप क्या करेंगे सर? आप एक केस लेके चले, पायनियर मेंबर थे, आपने बिल्कुल एंड तक पहुंचा दिया, मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया, अब आप क्या करेंगे सर? क्या किसी जमात को ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर पायनियर मेंबर थे जो अब अलग हो गए, उनके साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे क्या सर आप? मैं एक ही पार्टी है जो हमने बनाई थी, और जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं द फर्स्ट कट इज़ द डीपेस्ट। तो ये सारी जंग हमने 16-17 साल लड़ी कि इस सियासी जमात को हम पे इल्ज़ामात लगते थे ये टांगा पार्टी है, और हमने बहुत कुछ किया, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। जब इमरान खान मेरी गाड़ी में बैठ के फिरता था तो मुझे कहता था अकबर मेरी पूरी पार्टी तेरी गाड़ी में आ जाएगी, तो मुझे तो इसको छोड़ देना चाहिए था क्योंकि इसके साथ लोग नहीं थे, लेकिन एक कन्विक्शन थी, एक कमिटमेंट थी, उसी कमिटमेंट को लेके मैं चला था। बहुत कम लोग ये समझते थे कि ये केस इस हद तक पहुँचेगा, लेकिन अल्लाह की रज़ा से मेहनत, सब्र, हमारी टीम, मेरे वकील अहमद हसन शाह और बदर इकबाल चौधरी और वो हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अरसलान वर्दक, हमने बड़ी मेहनत की है। आपको पता नहीं है कि मैंने तो लोगों के सामने कहा है कि ये मेरे दोस्त थे। 8 साल ये केस चला, 190 के करीब पेशियां हुई, 9 रिट पिटीशंस हुई। सर आपकी एक ही पार्टी थी, अब उसको इमरान खान साहब देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे कोई और नाम लगाकर अपनी पार्टी बनाएंगे सर? देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो जेन्युइन लीडर्स थे, जिन्होंने पार्टी बनाई, जिन्होंने मेहनत की, वो सारे साइड पे हो गए हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा। एंड एक वक्त आएगा कि इमरान खान विल हैव नो ऑप्शन। मैं उसको एक ऑनरेबल रास्ता आज दे रहा हूं। जब मैंने उसको डिमांड किया कि आप पार्टी से रिजाइन करें, आप तो कहते थे मगरबी जमहूरियत में 5 मिनट वजीर लेट आता है तो इस्तीफा देता है, यहाँ तो आपके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इट इज टाइम फॉर रेजीम चेंज इन पीटीआई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकबर प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अजहर सिद्दीक साहब, आप कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है मोहम्मद जुबैर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जुबैर साहब, कल क्या करने जा रहे हैं आप लोग सर? कल कैबिनेट में क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं? नाअहली के हवाले से और ECL में नाम डालने के हवाले से मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर गिरफ्तारियां होनी चाहिए, तो उनके मशवरे पर अमल करने जा रहे हैं सर? देखिए, वज़ीर आज़म जो अहम लोग हैं कि काबीना के इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह और दूसरे अहम लोग हैं, वो फैसला करेंगे कि कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो। लेकिन कानून को कोई तोड़ेगा तो ऐसी बात है, फिर कानून तो कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन हम कोई ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना चाहते जिससे कोई अफरा तफरी हो या ऐसा माहौल क्रिएट हो। देखिए, हुकूमत को तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं कि वो इस किस्म की चीजें करे। ऑपोजिशन बिल्कुल ये चाहेगी कि किसी तरह से हालात ऐसे हों, बेकाबू हों और मारधाड़ हो जिसकी वजह से हुकूमत बदनाम हो और उसका जो इकोनॉमिक एजेंडा उसको वो फुलफिल करने में कामयाब ना हो सके। सर कल कैबिनेट के एजेंडे में मीटिंग के एजेंडे में सर नाअहली के हवाले से और ECL में नाम डालने के हवाले से एजेंडे में शामिल है कल के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि ECL और उसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं कराची में बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं पता जी। वैसे जुबैर साहब, आप सही बात, हुकूमत के ऊपर बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन अगर हुकूमत डिसाइड करती है, राना सनाउल्लाह साहब जैसा कि कह रहे हैं, अगर हुकूमत डिसाइड करती है तो अब आप समझते हैं कि ये इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम इस किस्म की एजुटेशन पाकिस्तान में, मुल्क में बर्दाश्त कर सकें? नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल एजुटेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मुल्क भी नहीं कर सकता और एजुटेशन को अवॉइड ही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला आया है, एक लोग महसूस नहीं कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा फैसला आएगा, आपको मतलब मरियम नवाज आज भी पासपोर्ट उनके पास नहीं है, हमारे हर लीडर को ECL पर डाला हुआ था। तो उस वक्त की हुकूमत ने तो जो भी फैसले, सभी भी आपने देखा, नजीर चौहान जो MPA के लिए लड़ रहे थे PMLN के टिकट पर, उनको किस तरह से गिरफ्तार किया गया लाहौर में। तो ये कहना कि जी हम ECL पर डाल देंगे, ECL पर तो अगर डालेंगे तो उसकी एक वजह ये है कि वो इतनी बड़ी जो 60 सफ़ों से ज्यादा की रिपोर्ट आई है, वो उसमें कितने शदीद किस्म की चीजें कहा गया है PTI के हवाले से, फॉरेन फंडिंग के हवाले से या कंसीलमेंट के हवाले से या कानून और आइन को तोड़ने के हवाले से। तो अब वो अगर पाकिस्तान की बेहतरी में ऐसा कोई फैसला होता है तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन को समझना चाहिए। वो तो खुद कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अगर उनको कोई डर खौफ नहीं है तो चले जाए सुप्रीम कोर्ट और जाके वहां से इंसाफ ले लें। अच्छा जुबैर साहब साथ ही मौजूद हैं सर, नैब के मामले पे भी आपकी राय लेना चाह रही हूँ। आप जिस वक्त आप लोग अपोजिशन में थे, मुसलसल आप लोग कहते रहे हैं कि बिल्कुल एहतसाब, ये शफाफ एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए। लेकिन सर इसी तनाजुर में अभी ये नैब का जो दूसरा तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, जिसके बाद सर नैब 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन करने वाले के ऊपर हाथ ही नहीं डाल सकेगी। तो सर ये उन अनासर की हौसला अफजाई नहीं है जो करप्शन कर रहे होते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है इसको आपने अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसकी वजाहत कर दूं। ये नहीं है कि एक पैसे की भी करप्शन एक्सेप्टेबल है, ये मैं इसकी सिर्फ वजाहत कर दूं। नैब जो बना था, नैब के अलावा जो आपकी बहुत से रेगुलेटरी इदारे हैं, जिसमें FIA है, जिसमें SBR है, जिसमें SCCP है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एंटी करप्शन यूनिट्स है, ये तमाम इदारों का किसी न किसी तरह से ताल्लुक होता है करप्शन के हवाले से रोकना। हम ये समझते हैं कि नैब का जब हमने ये बार सेट किया तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह SBR है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं, उसको बीफ अप करें ताकि ज्यादातर केसेस उनके पास। अब नैब के पास तो एक केस जाता था तो वो लटका रहता था, और क्यों लटका रहता था कि जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो आप जो बड़े वो जो केसेस हैं उसको जरूर एड्रेस करें, लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे के हैं वो तो बाकी इदारे हैं ना। ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि जी आप करप्शन नहीं कर सकते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अगर आप पर्सनल मेरी राय लें, मैं तो ये कहता हूँ कि आप कोई SBR से बच के निकल ही नहीं सकता अगर SBR सही काम करे। SCCP अगर किसी इदारे किसी कंपनी के हवाले से अगर तहकीकात करता है और करना चाहिए,
और उनके पास तमाम ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि वो करें। इसी तरह से इंडिविजुअल के लिए एफसीआर के पास वो जिम्मेदारियां हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि वो किसी को बच के, अगर कोई करप्शन करता है तो बच के ना निकलने दे। मेरे से कोई भी आगे बात कर ले कि कैसे कोई बच के निकल सकता है अगर एफसीआर और एसएचसी अपना काम कर रहे हो। तो ये मतलब नहीं होता कि अगर आपने ये कहा, वो तो सिर्फ इसलिए कहा है कि नैब के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बाकी नॉर्मल केसेस जो हैं उसको एफसीआर है। अच्छा सर, ये जो तरमीम हुई है जुबैर साहब, ये जो तरमीम हुई है, इसका जो इतलाक होगा वो सर नए केसेस पर होगा, ये जो पहले से जारी केसेस हैं उन पर भी इसका इतलाक हो जाएगा? नहीं, पहले से जारी केसेस तो ना खत्म होने वाले केसेस है ना। अगर जो 2017 में शुरू किया गया था उसका केस शाहिद खान अब्बासी का LNG टर्मिनल के हवाले से, वो आज तक चल रहा है। 5 साल हो गए। वो उस वक्त वजीर आजम थे, उस वक्त बना था केस। अब 5 साल में वो जेल भी होके आ गए हैं, इतने अरसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी होके आ गए, अभी तक केस ही नहीं खत्म हुआ। तो आप क्या चाहती हैं कि वो अगले 10 साल तक वही चलता रहे? और उनके पास, मैं आपको फ्रेंकली एक बात बता रहा हूँ, तो उनके पास कोई ऐसा कोई या तो केस हो जो नैब जाए और आके हुकूमत को कहे या कोर्ट में जाके कहे कि जी ये इसको हमें हैंडल करने दें क्योंकि इसकी ये वजह है, तो हमें समझ भी आएगा। अभी तो हमें, हमारे लिए तो बिल्कुल कोई ऐसी मंतक नहीं बनती कि वो सारे पुराने केसेस को भी चलाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब प्रोग्राम में। अजहर सिद्दीक साहब, वैसे जो मैं भी बात कर रही थी इसी तस्करे को आप की तरफ लेकर आती हूँ ना सर, इन तमाम ये जो तरमीम हो गई हैं, अब इसे क्या कहते हैं आप? शरीफ फैमिली पर जो चलने वाले केसेस हैं उन पर फ़ायदा होगा? और फिर नाज़रीन, सुलेमान शहबाज के तमाम असासे जब्त करने का हुक्म भी दे दिया वैसे एहतसाब अदालत ने, तो अजहर साहब इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा, फ़ायदा होगा इससे शरीफ फैमिली के केसेस पर या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरमीम के बाद? अच्छा, ये इस जवाब के बाद एक छोटा सा जवाब मैं फ़ौरन प्रोहिबिटेड फंडिंग पे ज़रूर दूंगा। ये बुनियादी तौर पर जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं इसमें से अक्सरियत ऑलरेडी अंडर चैलेंज बिफोर ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, याद रखिएगा। इसने एक्चुअली ये ज़रूरत नहीं है आप नैब लॉ वैसे ही ख़त्म कर दें, उसकी जगह फौजदारी कानून मौजूद है ना, छोड़े फौजदारी में पर्चे दर्ज होंगे, 8% कन्विक्शन रेट रहेगी, नैब की कन्विक्शन रेट इस वक्त 70% के करीब है, वो काम ख़त्म हो जाएगा। आपकी जितनी अमेंडमेंट्स हैं ना, ये फेडफ को भी मंजूर नहीं होनी, और ये कन्वेंशन और करप्शन, जो UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। 2 चीज़ें बड़ी अहम है इसके अंदर। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर करप्शन 50 करोड़ तक की जायज़ हो गई है, यानी 50 करोड़ तक की करप्शन आप करें आपको कोई नहीं पकड़ सकता, ये इस कानून में लिख दिया ना इन्होंने। तो 50 करोड़ से ऊपर होगा तो इसमें से अक्सर कई ऐसे ऑफेंसेस हैं, कई ऐसे जुर्म हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके अलावा इन्होंने और एक काम कर दिया, जजेस की सारी अपॉइंटमेंट अपने हाथ में ले ली है, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस होने हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट इन्होंने अपने हाथ में ले ली है और अपने तरीके से सारे मामला को लेकर। एक अच्छी अमेंडमेंट है कि जनाब जो ऑफेंसेस जिस एरिया में होगी वहाँ पर नैब का जो है ना लॉ अप्लाई करेगा, ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ओवरऑल एक 36 सेक्शन का एक नैब लॉ, पहले तकरीबन 32 के करीब अमेंडमेंट हुई, और इस वक्त अगर आप देख लें, यानी इस वक्त मेरे सामने पड़ा हुआ है ये अमेंडमेंट का, इस वक्त टोटल जो अमेंडमेंट अब की हैं इन्होंने 17 अमेंडमेंट फिर कर दी हैं। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, ये वो नैब लॉ है जो असफंद यार वली को अपना केस में कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही है और अब तक चलता है। इल्ज़ाम लगाते रहे ये आप किसी डिक्टेटर ने बनाया है, उसके बाद कितनी दफ़ा मुख्तसर करें, मुझे आगे अगले सेगमेंट की जाना है अजहर साहब। मैं सिर्फ आखिर में बात भी, ये नैब लॉ ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इसको मैं समझता हूँ ये वापस या तो भिजवाएगी पार्लियामान के पास या ये मामला जो है ये सेट असाइड होने की तरफ जाएगा। मैं एक चीज़ ख़त्म करना चाहूँगा, जो उन्होंने अकबर एस बाबर साहब मौजूद होते तो ज़्यादा अच्छा था। 8 साल से ये केस लड़ रहे हैं, वकीलों की फ़ीस अब तक को करोड़ों रुपया तो दे दी होगी, बहुत अमीर आदमी है ना आपको, और 8 साल से बड़ी मुस्तैदी से इसने किसी से सियासी जमात के अगेंस्ट ये नहीं किया। अगर इन्होंने किया तो बाकी सियासी जमात तो नहीं, अगर ईमानदार आदमियाँ करें, इनको पता लगा कि धमकियाँ मिली हैं, कौन से पर्चे इन्होंने दर्ज कराए, कौन से ऐसे मामला में गए। फिर यही है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 189 में 114 पैरा देख लें, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम सियासी जमातों के हवाले से इन्हें अकबर एस बाबर साहब को अब आवाज़ उठानी चाहिए तमाम सियासी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल फौरन ये इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और तमाम सियासी बताएंगे ना कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा हूं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन एक काम और कर लीजिएगा, इनका पिछले 8 साल का टेलीफोन का डाटा जरूर मंगा लीजिएगा, किन किन लोगों से मिलते रहे हैं,
किन किन लोगों के टेलीफोन आते हैं और कौन कौन लोग इनसे क्या क्या फरमाइशें करते हैं। वो बड़ी ये आप लोग करें, अगर आप लोग समझते हैं आप लोग के साथ गलत किया तो फिर उनको एक्सपोज करें। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में साथ मौजूद थे हजरत सिद्दीक साहब। क्विकली नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ। नैन्सी पेलोसी ने फाइनली वो ताइवान पहुंच गई। चीन ने हालांकि उनको धमकी भी दी थी, अमेरिका को धमकी दी थी। अमेरिका की तरफ से एक वजाहती बयान भी सामने आया है कि वो समझते हैं कि ये वन चाइना पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन जो ताइवान की आवाम की ख्वाहिशात हैं उसको भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। अब सिचुएशन क्या हो सकती है, क्योंकि जब ये नैन्सी पेलोसी वहाँ पर पहुँच गए तो इनके तैयारे के इर्द गिर्द चीनी तैयारे घूमते रहे हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मुझे मारिया सुल्तान साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मारिया, क्या समझती हैं आप नैन्सी पेलोसी के इस दौरे ताइवान पर? चीन और अमेरिका आमने सामने है। अब चीन ने अमेरिकी सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया है। जनूबी चीन के पानियों में जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। क्या समझती हैं आप, ये कशीदगी को बढ़ा सकता है? जंग की खुदा न खासा सूरत हाल इख्तियार कर सकता है मामला? देखिए, ये यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है जो इस वक्त ताइवान में आप देख रहे हैं, और ये यकीनी तौर के ऊपर जंग की तरफ जा सकती है। इसके पीछे दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त अमेरिका और ताइवान के दरमियान एक दफाई माहिदा है, जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया है कि अगर ताइवान पे किसी किस्म का हमला होता है तो वो अमेरिका उसको अपने पर हमले के मुतरादिफ समझेगा। यही वजह है कि अगरचे अमेरिका ने 1979 के अंदर अपने तमाम सफारती ताल्लुकात ताइवान से ख़त्म कर दिए थे, लेकिन वो जो दफाई माहिदा है वो अपनी नौयत का है, एक अपनी नौयत का मुनफरिद माहिदा भी है, वो वहीं मौजूद है। और इसकी वजह से ना सिर्फ वो ताइवान की मिलिट्री को, लेकिन ताइवान की जो पुलिस और जो बाकी उनके दफाई इदारे हैं उनकी ट्रेनिंग मुसलसल कर रहा है। और एक वक्त में उन्होंने ताइवान को जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस भी दिए, और एक वक्त में ये भी कहा गया कि ताइवान अपने एटमी प्रोग्राम पे काम कर रहा था। ये एक बहुत जहराना पॉलिसी है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अगर ये होता है तो यकीनी तौर के ऊपर जो इस वक्त समुद्री माशी राहदारियाँ हैं, यानी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा। और यूक्रेन के बाद पाकिस्तान और जो सूरत हाल है सी पैक के लिहाज से, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ी हद तक चीन की जो आइंदा इक़्तिसादी प्लान उन पर असर अंदाज करेगी। अच्छा मारिया, आप क्या समझती हैं, क्या देख रही हैं आप? चीन ने विदिन 48 आवर्स बड़ी ताकत का मुजाहरा किया है। एक तरफ एमन ज़वाहिरी को हलाक किया अमेरिका ने, एक तरफ एमन ज़वाहिरी को हलाक किया, दूसरी तरफ ये नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा, ये भी उन्होंने एक चीन को बेसिकली टेस्ट कर लिया। तो आप क्या समझती हैं जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, ये उसकी तैयारी है या उससे बढ़कर कुछ और है? ये देखिए, ये यकीनी तौर पे अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनकी तैयारी भी है, और फिर जो अमेरिका की जो मईशत को इस वक्त ज़वाल का सामना है, बिलखसूस जो प्रेशर्स हैं उनको भी एक तरह दोबारा उभारने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है वो अमेरिका की मईशत की एक तरह से आप कह सकते हैं कमर है। और अमेरिकन सदर के पास खारजा पॉलिसी बहुत इख्तियारात होते हैं, लेकिन अंदरूनी पॉलिसी के अंदर उनको कांग्रेस के साथ और जो दूसरी पार्टी है उसके साथ मिलकर फैसले करने पड़ेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो बाइडन का इस दफ़ा अमेरिकन सदर बनना है, वो अमेरिका के अंदर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की बुनियाद पे नहीं आया, लेकिन एक बहुत सख्त जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। यही वजह है कि उनकी जो दाखिली पॉलिसीज हैं उसके पास वो स्पेस नहीं है जो उनके पास खारजा पॉलिसी में। सही। अच्छा मारिया, बताइए, एमन ज़वाहिरी की हलाकत के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी आ सकती है? और फिर एक और बड़ा अहम सवाल, क्या ये फिर इसका जवाब मिल सकता है कि ये तैयारा आया कहाँ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये बात भी वाज़ेह की है कि पाकिस्तान ज़मीन जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होने देगा। ड्रोन हमलों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हम इस बात को समझें कि ड्रोन हमले अमेरिका की अफवाज नहीं करती, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी करती है, और इसकी जो बुनियाद है वो दरअसल जो है वहाँ के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स होते हैं वो देते हैं। यानी कि अगर अहमद ज़वाहिरी तक अमेरिकन CIA एजेंट्स की डोमेस्टिक रसाई हुई होगी तो उन्होंने वहाँ तक वो हिट की है। और फिर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि अमेरिका के इस वक्त जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ ना सिर्फ CIA के बेसिस हैं लेकिन मशरक़ वस्ता में भी मौजूद हैं। इसलिए ड्रोन के लिए आपको इस किस्म की एयरलॉक्स की ज़रूरत नहीं है,
हाँ, इंटेलिजेंस सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर होती अगर वो पाकिस्तान में होते, लेकिन क्योंकि ये अफगानिस्तान में हुआ है तो यही आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंट्स जो है ना सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन ना उन्होंने जो डायरेक्ट रसाई हासिल किया मदद जवारी के पास, बल्कि उनको निशाने तक भी उस इंटेलिजेंस के काम की वजह से ये कामयाबी। अच्छा, ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं कि एमन ज़वाहिरी की मौजूदगी का हक्कानी ग्रुप को इल्म था और शायद दीगर को नहीं था, तो क्या इसके बाद आप समझती हैं ये तालिबान में गिरोहबंदी खुलकर सामने आ सकती है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये ऐसी बात है कि सराजुद्दीन हक्कानी जो है वो तालिबान की ये ऐसी बात है कि आप कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इल्म नहीं था, लेकिन वजारत दिफा को इल्म था और वजारत दाखिला को इल्म था। तालिबान की जो अस्करी कमांडर है हमेशा से हक्कानी, तो अमेरिका हमेशा ये कोशिश की कि इनके दरमियान ये तासुर पैदा किया जाए कि जो तालिबान है वो एक सियासी फैक्ट है और हक्कानी जो है वो एक अस्करी फैक्ट है। ये ऐसी बात है कि आप कहें कि मैं अमेरिकन सदर से तो बात करूँगा, अमेरिकन दफा मिनिस्टर से या उनके वजीर दफा से बात नहीं करूँगा, मुमकिन नहीं है। आप ये बात वाजे कर देते हैं कि आप जो है एक हुकूमत के साथ काम करेंगे, उनके साथ अमेरिकन अफवाज का इनखला करेंगे। दूसरी तरफ आप ये नहीं कह सकते कि हम आपके इस ग्रोह को मारेंगे, दूसरे ग्रोह को नहीं मारेंगे। वो उस हुकूमत का हिस्सा है, आप हमें अच्छे लगें या ना लगें, ये बहरहाल अफगान अवाम का फैसला है और अंदरूनी फैसले अफगान अवाम के हाथ में है। अच्छा मारिया, ये अफगान हुकूमत का इतना खामोश रिएक्शन और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से हमले के फ़ौरन बाद अफगानिस्तान को एक इमदाद देना, ये क्या मैसेज कन्वे करता है? क्या लगता है आपको कि अफगान हुकूमत के अंदर के ही लोग इंफॉर्मेशन में या फिर मुआवरत में मददगार रहे हैं अमेरिका के? नहीं, देखें, ये जो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है ड्रोन का, उसके अंदर तकरीबन $90 मिलियन खर्च होते हैं और उसके तकरीबन मुख्तलिफ 100 से ज़ायद जो है इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स होते हैं जो डायरेक्टली CIA के लिए काम करें। ये ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उनको जियो कोऑर्डिनेट्स, इन तमाम चीज़ों के लिए अफगान हुकूमत से वो मदद या रसाई की ज़रूरत थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी तौर पर मौजूद था, दफाई तौर पर मौजूद था और उनके हर कार्य हर जगह मौजूद थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमेरिका की जंग हुई है यूक्रेन के बाद, वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर पड़े या चीन का असर पड़े, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया माहिबा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। वक्त खत्म हो गया नाजरीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।